जय माता दी। Today we are going to talk about Beat Generation और Beat Moment. Beat Generation एक लिटरेरी मोमेंट था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ था. इनका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी लिबरल था लाइफ को लेकर. वो जो सोसाइटल नॉर्म्स थे उनके अगेंस्ट थे, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के डिसइल्यूजमेंट की वजह से था. दैट मीन्स उनको बहुत जो भी चीज़ें उन्हें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में देखने को मिली थी कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल और इन सब इश्यूज़ की वजह से जो जनता को फेस करना पड़ा था वो सब कुछ उन्हें पसंद नहीं आ रहा था. तो उसके बाद में वो जो थे वो बीट मोमेंट, दैट मीन्स बीट का अगर मीनिंग देखें तो वो बीटन डाउन होता है, बट इन्होंने उसके बाद में दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड के डिसइल्यूजमेंट के बाद में इन्होंने जैज म्यूजिक में और अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी लिबरल हो गए थे कि मतलब जैज म्यूजिक में की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, या फिर आप ये कह सकते हो उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. उनका एक्सपेरिमेंटल नेचर हो गया था. और साथ ही साथ में वो सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के लिए भी उनके नए आइडियाज़ आ गए थे. ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपनी लाइफ में. और साथ ही साथ में वो जो भी थे कि वो जैन बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थे. जो नेटिव अमेरिकन कल्चर था वो उन्हें भी अपनाना चाहते थे. वो बैक टू द नेचर जाना चाहते थे. दैट मीन्स कि ये जो थे वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी जो उस टाइम पे वहाँ पे चल रही थी उसके अगेंस्ट थे. बाकी ये सारी चीज़ों को अपनी लाइफ को लेकर वो काफ़ी लिबरल थॉट रखते थे. और ये जो पॉलिटिक मोमेंट था वो सैन फ्रांसिस्को में अमर्ज हुआ था. यहाँ पे ये जो थे कि एक्चुअल में बीट कल्चर जो था वो स्टैंडर्ड जो भी वैल्यूज़ थी उसको रिजेक्ट कर रहा था. एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट में लगा हुआ था जो कि एक अमेरिकन एंड ईस्टर्न रीजन में वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे. ये जो भी कुछ अमेरिका के मटेरियलिस्टिक या कैपिटलिस्टिक थे चीज़ें वो उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे थे. दैट मीन्स वो उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे. ट्रेडिशनल पोइट्री को तो वो रिजेक्ट कर ही रहे थे, साथ ही साथ में ये जो कैपिटलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक फीचर्स थी वो भी उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे. वो सिर्फ इस मोमेंट में बीट जनरेशन में वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की बात कर रहे थे. साथ ही साथ में जो वो पॉम्स लिख रहे थे उसमें एक्सप्रेस कर रहे थे वो एकदम फ्री फ्लोइंग थॉट्स एंड आइडियाज़. ओके, सो दैट्स वाई इनको बीट मोमेंट कहा गया कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लिबरल करने के साथ साथ इंजॉय करना चाह रहे थे और ट्रेडिशनल पोइट्री को वो छोड़ना चाह रहे थे. दैट मीन्स वो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे थे. ये साथ ही साथ में ये ह्यूमन कंडीशन के साथ में एक्सपेरिमेंट करना, ड्रग्स कंज्यूम करना, सेक्सुअल लिबरेशन, एक्सप्लोरेशन, इनके ऊपर भी इनका ध्यान था. दैट मीन्स कि ये ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर और अब अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे थे और जैज म्यूज़िक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. साथ ही साथ में जो भी वो लिख रहे थे उसमें जो भी थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, उनके जो भी थे वो फ्री फ्लो वो लिख रहे थे. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो वो जो थे वो स्पिरिचुअलिटी के साथ में एक्सप्लोर कर रहे थे. और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मोमेंट में न्यूयॉर्क सिटी और सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट हुआ था. वैसे तो मतलब सिर्फ अर्बन में ही ना रह के वो पूरा ग्लोबल ऑडियंस हो गई थी इनकी बीट जनरेशन की, बिकॉज क्योंकि जो हॉल जो वर्क था एलन गिन्सबर्ग का वो इतना ज़्यादा मतलब पहले कंट्रोवर्सी में आया और उसके बाद में जैसे ही वो जीता अपना केस उसके बाद में ये वर्क जो है वो हर मतलब इसकी ऑडियंस जो थी वो वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और मतलब हर जगह पे लोग पढ़ने लगे थे उसे. तो इस तरीके से इसकी जो बीट जनरेशन की या बीट मोमेंट की जो ऑडियंस थी वो ग्लोबल हो गई थी. अगर हम बात करें कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि मतलब किस तरीके की चीज़ें लिखते थे ये अपनी पॉम्स में, क्योंकि ये एक पोइटिक मोमेंट था. तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने बताया कि उनको लगता था कि क्रिएटिव होना है आपको तो बिल्कुल भी फ्री फ्लो आप अपने चीज़ों को लिखो, अब फ्री फ्लो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो, ये था. और इसमें जो भी लोग थे जो जिनको बिटनिक बोला था वो सारे वो यंग पर्सन थे जो कि इस सोसाइटी का या फिर इस मोमेंट का हिस्सा बन रहे थे. दैट मीन्स कि वो भी आर्ट को और सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर उन्हीं के जैसे आइडियाज़ रख रहे थे. साथ ही साथ में अगर हम देखें कि वो
इसमें अगर रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म, जैसे कि बीटनिक थे या फिर बीट जनरेशन जो थी वो मटेरियलिज्म को रिजेक्ट कर रही थी और वो एक्सप्लोर कर रही थी रीजन्स को, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, और क्रिएटिव चीज़ें डालना चाह रही थी अपनी पोम्स में, ना कि वो ट्रेडिशनल जो वो लिखते आ रहे थे उन्हें। तो इस तरीके से ये जो मोमेंट था वो फ्री एक्सप्रेस करना चाहता था, जो भी लाइव्स थी उनकी राइटिंग में वो सारी चीज़ें वो डालना चाह रहे थे, मतलब, और वो फ्री स्टाइल में लिख रहे थे। सो मॉडर्निस्ट कल्चर को यहाँ पे रिजेक्ट करते हुए इस तरीके से कि वो इसलिए ऐसा लिख रहे थे क्योंकि आर्ट को वो चाहते थे कि और ज़्यादा एक्सेसिबल हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, ना कि वेल्दी और वेल एजुकेटेड जो लोग थे उनके लिए ही ये पोम और ये जो भी है आर्ट ये ना रहे, बाकी के लोग भी इन्हें इंजॉय करें। नेक्स्ट हम देखें अगर इस बीट जनरेशन के राइटर्स जो कि फेमस थे, तो ये थे एलन गिन्सबर्ग, जैसा कि मैंने बताया उनका हॉल जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। जैक कैरुअक है, विलियम्स एस बर्रोज है, और ग्रेगरी कॉर्सो है, लॉरेंस फर्लिगहेटी है, हर्बर्ट हंके है और लुशियन कैर है। सो ये जो सारे जो बीट जनरेशन के जो राइटर्स हैं ये फेमस हैं, और इसमें जो फर्स्ट थ्री हैं वो तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये इनका नाम आप बहुत जगह पे पढ़ने को मिल सकता है जब भी बीट जनरेशन की बात आएगी, क्योंकि जैक कैरोवैक और विलियम एस बर्रो और एलन गिन्सबर्ग ये फेमस राइटर्स हैं बीट जनरेशन के। अगर हम कुछ वर्क्स की बात करें तो वर्क्स में जैसे मैंने हॉल सबसे पहले यही बताया है कि जो इस पूरे बीट जनरेशन को या बीट मोमेंट को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने का काम किया था बाय, एंड सेकंड वन ऑन द रोड बाय जैक कैरोवैक एंड नेक्ड लंच बाय विलियम एस बर्रो। ये मतलब ये जो तीन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राइटर्स बताए हैं बीट जनरेशन के, ये इनकी वर्क्स हैं, हॉल, ऑन द रोड एंड नेकेड लंच, ये आप ध्यान में रखेंगे। सो ये था हमारा बीट जनरेशन। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।